हाँ बच्चों, यहाँ देखो, अभी तो हम बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 5 समुदाय के जीव जंतु पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, कवक, प्रोटोजोआ, अलगी यानी शैवाल एंड वायरस। ये सभी ग्रुप मिलाकर बने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सबको मिला के बनाया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जंतु। अब बैक्टीरिया भी तरह तरह के होते हैं। लंबे लंबे बैक्टीरिया, गोल गोल बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, फिर उनका अलग अलग नाम है। अगर राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है तो उनको कोकस बोला जाता है। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कोकस गोल गोल बैक्टीरिया है। अगर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है तो उसको बैसिलस बोला जाता है, BACILLUS। छड़ के आकार के भी बैक्टीरिया होते हैं। अगर स्पाइरल बैक्टीरिया है तो उसको, यानी सांप के आकार का बैक्टीरिया है तो उसको स्पाइरिलियम बोला जाता है। अगर कॉमा जैसा बैक्टीरिया है, कॉमा जैसा, तो उसको हम लोग वाइब्रियो बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, जैसा उसका डिजाइन है उस तरह से अलग अलग नाम है। ये तो बैक्टीरिया हुआ। फंजी, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप इसे फफूंद कर सकते हैं। या और नहीं समझ में आता है तो चलिए हम आपको बताते हैं, भूआ लगना। आपने देखा होगा सरे गले संतरा ऊपर उजला रुई जैसा लगा रहता है, वो क्या है? फंगस है। वही है फंगस। कोई खाने पीने का आइटम, जैसे रोटी पे भूआ लग जा सकती है, लड्डू भी भूआ लगने पर हरा हरा हो जाता है ऊपर से। तो यही भूआ जो है वही है कवक, और उसी की अंग्रेजी है फंजी। ये हमेशा सरे गले मरे चीजों पे जन्म लेता है, कार्बनिक पदार्थों पे जन्म लेता है। गोबर पर उगने वाला गोबर छत्ता, जिसको हम लोग एगेरिकस कहते हैं, वो भी फंगस है। तो हमेशा याद रखना है कि फंगस वो सूक्ष्म जीव जंतु है जो हमेशा सड़े गले मरे चीज पे जन्म लेता है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। फंगस हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, इस पे चर्चा होगा। अब देखिए, ईस्ट फंगस है लेकिन उससे अल्कोहल बनता है, तो यहाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा हिस्ट्री में, जिसका नाम है पेनिसिलिन, ये जिस कवक से बनाया गया था पहली बार, उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इससे ये कवक, इसी से ये एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई थी। और भी बहुत तरह के कवक हैं जिसकी चर्चा बाद में होगी। प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जंतु प्रोटोजोआ में आते हैं। अलगी, पानी की ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला या गीली मिट्टी पर या नमी युक्त दीवार पर एक काई की तरह जो जमा हो जाते हैं हरे हरे, वो है अलगी। शैवाल है, वो प्लांट है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। और वायरस इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को कनेक्टिंग लिंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें सजीव के लक्षण केवल तब दिखाई देते हैं जब वो किसी सजीव के अंदर होता है, और जब वो किसी सजीव के बाहर होता है तो वो पूरी तरह निर्जीव होता है। अब सजीव और निर्जीव कैसे है? तो मान लीजिए कि वायरस दीवार पे है, पत्थर पे है, तो उसमें सजीव के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे। न वो भोजन करेगा, न उसमें पोषण होगा, न उसमें रिप्रोडक्शन होगा, न उसमें रेस्पिरेशन होगा, न उसमें ग्रोथ होगा, बिल्कुल इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर वही वायरस हवा के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, टच के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगेगी, और जल्दी जल्दी वो रिप्रोडक्शन करके आपके शरीर के स्वस्थ अंगों पर, सेल पे आक्रमण करके एक दिन आपको बीमार कर देता है। और कभी कभी इस वायरस के कारण जीव की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो है वायरस, जिसको आप हिंदी में कहेंगे विषाणु। ये जो जंतु है ये प्रकृति का बड़ा अद्भुत जीव जंतु है, क्योंकि वो सजीव भी है और निर्जीव भी है, दोनों गुण है उसके अंदर। स्ट्रक्चर आप किताब की मदद से देखें, तरह तरह के वायरस का क्या बनावट है, किस तरह से न्यूट्रिशन,
पैरासाइटिक भी हो सकता है, सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी है। फंजाई के केस में सूक्ष्म जीव जो है वो सेप्रोफाइटिक है। प्रोटोजोआ के केस में ये भी एक तरीका का जो है होलोजोइक है। अलगी ऑटोट्रॉपिक है और वायरस के बारे में तो कहना ही नहीं है। तो सभी तरह के न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हैबिटेट का मतलब हो गया आवास, आवास का मतलब हो गया रहने की जगह। तो रहने की जगह तो उसका एवरीवेयर है, वो कहीं भी हो सकता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी अगर हम मिट्टी लेते हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अरबों हो सकती है, मिलियंस हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इनका कल्चर करके देखा जाए तो अरबों की संख्या में हो सकता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का जो मेथड है वो भी तरह तरह का है। अब जैसे क्लास 8 के बच्चे पहले भी सुने होंगे कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, द्विविभाजन होता है, द्विविभाजन होता है। हाइड्रा में और ईस्ट में बर्डिंग होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड हैं, एक ही जैसा मेथड नहीं होता है। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला शब्द है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो बीमारी लाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करता है या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। ऐसी दवाइयों को, ऐसे केमिकल को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण बता दूं कि एंटीबायोटिक दवाई कुछ है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है, हिस्ट्री में उसका नाम आता है। एंटीबायोटिक्स इस दवा का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। द्वितीय विश्व युद्ध में इस दवा का बहुत प्रयोग हुआ था। आज भी ये दवा हम लोग किसी न किसी रूप में खाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बराबर पेंटेड सल्फा खाते हैं। तो ये पेंटेड सल्फा जो दवा है, जो घाव हो जाने के बाद लोग अक्सर खाते हैं खाने के लिए उसको, तो ये पेंटेड सल्फा पेनिसिलिन से तैयार किया गया ये एंटीबायोटिक है। पेंटेड सल्फा ये कॉमन है, हालांकि और कई देशों में ये दवाइयाँ बैंड है, अपने यहाँ अभी भी ये दवाइयाँ लोग खाते पीते रहते हैं। तो पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, ऑरोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब जो दवाइयाँ हैं, जो एंटीबायोटिक दवाई है, वो हमें प्राप्त होता है सूक्ष्म जीवों से ही। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रदान करते हैं। दूसरा है वैक्सीन। इसे हम बोलेंगे टीका। टीका क्या? बच्चों को वैक्सीन दी जाती है बीमारियों से बचने के लिए। तरह तरह के टीके हैं दुनिया में। पोलियो का टीका, चेचक का टीका, टीबी का टीका, मीजल्स का टीका, तो तरह तरह के टीके हैं। तो ये टीका जो है, वैक्सीन जो है, ये भी बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यहाँ भी एक बात हमें याद रखना है, दुनिया में सबसे पहला टीका बना था स्मॉल पॉक्स का, और इस टीका को बनाने वाले वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर। इन्होंने ही सबसे पहले टीका बनाया था। अभी भी दुनिया में बहुत सारी दवाइयों का टीका नहीं बन पाया है, लेकिन बहुत सी बीमारियों के टीके भी बन चुके हैं। पोलियो का टीका है, टीबी का टीका है, हेपेटाइटिस का टीका बन चुका है। तो बहुत सारी बीमारी के टीके बने। एक्चुअली टीका में क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है, हमारा शरीर, हमारा बॉडी खुद ही हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति रखता है। हमारा बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी, तो हमारे शरीर में ये है गुण कि हम बीमारी से लड़ सकें। लेकिन हमारे शरीर की ये इम्यूनिटी जब इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय होने लगती है, तब हम लोग वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन में उसी बीमारी के कीटाणु द्वारा तैयार किया गया जहर आपके शरीर में थोड़ी मात्रा में डाल दी जाती है,
ताकि आपके शरीर का WBC इस जहर को समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू कर दे। यानी है आपके शरीर के अंदर ही ये इम्यूनिटी, केवल ये जगा देती है उस इम्यूनिटी को। और जब एक बार एंटीबॉडी आपका शरीर बना लिया इस जहर के कारण, तो आपका शरीर उस बीमारी से लंबे समय तक रेजिस्टेंट रहता है, बचा हुआ रहता है। अब है कम्युनिकेबल डिजीज। ये बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी को तुरंत लग जाए उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये बीमारी जल, वायु, हवा, फिजिकल कांटेक्ट छूने से भी लग सकती है। एज फॉर एग्जाम्पल में स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है ना, हैजा है, ये सब प्लेग है, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाती है। स्किन डिजीज है, ये सब एक आदमी से दूसरे आदमी को तुरंत लग जाती है। ऐसी ही बीमारी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है कम्युनिकेबल डिजीज का। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से हो रही है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी बीमारी वायरस से हो रही है और कौन सी बीमारी फंगस से हो रही है, इसी बात पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। अब एज फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स बीमारी वायरस से होती है। अब यहाँ पर ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं माना जाएगा। टीबी की बीमारी बैक्टीरियल है, इसको कभी वायरल डिजीज नहीं कहा जाएगा। रिंगवर्म, एथलेट फुट है ना, रिंगवर्म, एथलेट फुट, एक्जिमा, ये सब जो बीमारी है फंगल डिजीज है, इसको हम हमेशा फंगल डिजीज मानेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है जो हमको समझना है इसमें कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा फंगल डिजीज है और कौन सा वायरल डिजीज है। इसको एक अच्छा से चार्ट बना के किताब को स्टडी करते हुए, पढ़ते हुए उसका चार्ट बना के तैयार कर लेना चाहिए, ताकि कभी हम वायरल डिजीज में फंगल डिजीज न खोजने लगे और फंगल डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज न खोजने लगे। कौन सी बीमारी किसके कारण हो रही है इसका कंसेप्शन हमारा क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैं गिनाता हूँ कि वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, कंजक्टिवाइटिस, कैंसर, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, मीजल्स, ये सब बीमारी जो है ये सब है वायरल डिजीज। निमोनिया, टेटनस, टीबी, लेप्रोसी, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, ये सब जो बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज है। और फंगल डिजीज में ज़्यादा नाम नहीं आता है। फंगल डिजीज में एक्जिमा, एथलेट फुट और स्किन डिजीज और भी तरह तरह के होते हैं। फंगस तो पेड़ पौधे पर भी आक्रमण करता है, फसलों को नष्ट कर देता है। पेड़ पौधे में जो फंगल डिजीज होते हैं उनकी दो श्रेणियां होती है, या तो रस्ट होगा या स्मट होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कभी गन्ना को चीर के देखा होगा, उसमें गुद्दे लाल दिखते हैं अंदर में, तो समझ लीजिए वो रेड रॉट है, सड़न रोग है, फंगल डिजीज है, गन्ने में लग चुका। बहुत सारे खेतों में बालियां काले, कुछ बालियां काली काली होती है, उनमें दाने नहीं होते हैं, वही रस्ट है, वही है पक्सीनिया के कारण होता है। आलू में भी फंगल डिजीज लगता है, कभी कभी लगती, या पेड़ पौधा छोटा छोटा पौधा होता है, कुहासा लगती है तो जल जाता है, ऐसा भी आपने देखा होगा गाँव में, वो भी एक तरह का फंगल डिजीज है। तो ये सब बीमारी आपके पेड़ पौधे को भी नुकसान करती है और जीव जंतुओं में तो बीमारी लाती ही लाती है। अब एक दूसरी जो चीज़ है फूड प्रिजर्वेशन, ये भी शब्द है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ों का संरक्षण, उनका बचाव। कैसे हम उनका बचाव करेंगे? तो इनके बचाव करने के कुछ तरीके हैं। डिहाइड्रेशन पहला तरीका है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या है कि अब आपको मैं ऐसे समझा दूं कि डिहाइड्रेशन का मतलब है उनमें पानी की मात्रा कम करना। जैसे आप किसी बीज को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा सुखा दिया जाता है कड़े धूप में, ये है डिहाइड्रेशन।
अनाज अगर कड़े धूप में नहीं सुखा दिया जाए, अगर उसमें नमी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा 14% से अधिक होगी, तो ऐसा अनाज अगर स्टोर किया जाएगा ड्राम में तो फंगस लग जाएगा और वो अनाज खाने के लायक नहीं रहेगा। वही है डिहाइड्रेशन, उसी को हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। इसी डिहाइड्रेशन के द्वारा बीज को जमा करके रखा जाता है। दूसरा है साल्टिंग साल्ट एंड शुगर के द्वारा भी। अब साल्ट के द्वारा जैसे आप नीमकी बनाते हैं, नींबू का अचार बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तो नमक डालने पे नींबू का अचार में कोई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगता है और वो खाने पीने का जो आइटम है वो लंबे समय तक अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। ये सब क्या है, ये सब लंबे समय तक जार के अंदर बंद रहता है और उसमें किसी तरह का कीटाणु नहीं आता है। तो वो इस तरीके से जो खाने पीने के आइटम को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं अचार या मुरब्बा बना के, यही हुआ साल्टिंग एंड शुगर। उसके बाद पिकलिंग मतलब अचार बनाना होता है। रेफ्रिजरेशन एंड कैनिंग, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में आपके खाने पीने के आइटम सुरक्षित रहते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर लो रहता है और लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, ये निष्क्रिय रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन तेजी से नहीं करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं साल्टिंग या पिकलिंग। ये फ्रिज में इसको डाल दिया जाए तो ये बहुत लंबे समय तक। और कैनिंग का मतलब होता है टीन के डब्बे में जब हम खाने पीने, जैसे रसगुल्ला आता है टीन के डब्बे में, बीका जीका या और भी बहुत सारे आइटम हैं, वो आता है टीन के डिब्बे में पैक होकर के, तो वही है कैनिंग। तो ये सब वो तरीका है जिसके द्वारा हम लोग खाने पीने के आइटम को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और वो जल्दी खराब नहीं होता है, वही कहलाता है कैनिंग। कैनिंग के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है कि आपने जो दूध की थैली खरीद रहे हैं, दूध की थैली को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा पास्चुराइज मिल्क। लुई पास्चर एक वैज्ञानिक था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। हाँ, तो पास्चुराइजेशन के बारे में सुनिए। आपका दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लुई पास्चर ने दूध को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए एक मेथड निकाला था, उसी को हम लोग कहते हैं पास्चुराइजेशन। इस मेथड में क्या किया जाता है कि दूध को 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 सेकंड तक गर्म किया जाता है। मतलब दूध को 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 सेकंड तक गर्म करने के बाद एकाएक सडनली इंस्टेंट तुरंत चिल्ड किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो दूध में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और वो दूध लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। फिर उसको पॉलीथीन में बंद करके और फ्रीजर में डाल करके उस दूध को लंबे समय तक उस दूध से काम लिया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पास्चुराइजेशन। अब अगली चीज है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या? नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। सभी जीव जंतुओं के शरीर में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, यानी प्रोटीन जो घटक है उसमें नाइट्रोजन अवश्य होगा। तो सभी जीव जंतुओं के शरीर में प्रोटीन है और उस प्रोटीन में नाइट्रोजन मिला होता है। लेकिन पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन चीजें जो हैं उनका मेन न्यूट्रिएंट है, उनका मुख्य पोषक पदार्थ है, जिसको वो आसानी से मिट्टी में पानी में घुलकर जल द्वारा खींच के सूट तक पहुंचाते रहता है, वो उनका मेन न्यूट्रिएंट कहलाता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। नाइट्रोजन गैस के क्या हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन
पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के कंपाउंड में जब वो बदल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तब उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहते हैं। आपने सुना होगा खेत में किसान यूरिया डालता है, लगभग 46% नाइट्रोजन होता है उस यूरिया के अंदर, और खेत में जब किसान यूरिया मिलाता है तो इसका मतलब है कि वो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है मिट्टी के अंदर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचर में चलता रहता है। वायुमंडल का नाइट्रोजन मिट्टी में आके नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते रहते हैं, और जब ये मिट्टी में नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में बदल जाते हैं तब ये पेड़ पौधों द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनके द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसे अगर किसान दलहनी पौधा लगाता है खेत में, जैसे मटर है, खेसारी है, उड़द है, मसूर है, ये सब जब लगाएगा खेतों में तो उसके जड़ में, जैसे मूंग के जड़ में या अरहर के जड़ में या और भी जो दाल है उसकी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके गांठ में वो राइजोबियम बैक्टीरिया डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच लेता है और मिट्टी में उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है। इस तरह से वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में जमा करने की क्रिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन साइकिल भी है कि जीव जंतु उस नाइट्रोजन को लेते हैं धरती पर, और जिस दिन जीव जंतु मर जाते हैं उस दिन फिर से ये नाइट्रोजन वायुमंडल में लौट जाता है। तो ये जो साइकिल नेचर में अपने आप चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसे वाटर साइकिल है कि वाटर साइकिल है कि नीचे का पानी जलवाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर मानसून आने पर वही पानी जमीन पे आता है, फिर वही अंडरग्राउंड भी जाता है। तो ये जो साइकिल है नेचर में चलता रहता है। इसके बाद 1 2 3 टर्म है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। इन सब शब्दों का मतलब जान लीजिए। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि सभी जीव जंतुओं के शरीर में प्रोटीन पाए जाते हैं, और जब वो प्रोटीन, जब वो जीव जंतु मरता है, जब वो डेथ होता है, तो उसके प्रोटीन वाले शरीर का डिकम्पोज होके अमोनिया बनता है। अमोनिया, तो प्रोटीन से अमोनिया का जो कन्वर्सन है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, उसी को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। फिर ये अमोनिया दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नाइट्राइट या नाइट्रेट में जो कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और तीसरी बात है डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब जो नाइट्रेट और नाइट्राइट मिट्टी में मिल गया है, इससे नाइट्रोजन को मुक्त करने वाला जो जीव जंतु होता है वही डीनाइट्रिफिकेशन कराता है। यानी कि मिट्टी में तरह तरह के सूक्ष्म जीव हैं, कोई नाइट्रोजन को जमा करता है, कोई नाइट्रोजन को, जो जमा किए हुए नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को फिर वायुमंडल में लौटाता है। तो इसमें नाम आता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, ये सब कुछ है बैक्टीरिया की वैरायटी जो हमेशा मिट्टी में पाया जाता है। यही सब अमोनिफिकेशन भी करता है, नाइट्रिफिकेशन भी करता है और डीनाइट्रिफिकेशन भी करता है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब अमोनिया का कन्वर्सन नाइट्रेट नाइट्राइट में, और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट से नाइट्रोजन का निष्कासन। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन हुआ। तो ये सब कौन कौन बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, कौन कौन बैक्टीरिया है जो अमोनिफिकेशन करते हैं, कौन कौन बैक्टीरिया है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को जमा करते हैं, तो ये सब राइजोबियम बैक्टीरिया बताया गया। ऐसे नेचर में और भी कई तरीके हैं। जब आकाश में बादलों के बीच जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। यही वर्षा जल में घुलकर एसिड रेन बन के फिर से मिट्टी में आके मिल जाती है, और मिट्टी में क्षारीय पदार्थों सोडियम पोटासियम के साथ मिलकर फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट
बना लेते हैं। तो प्रकृति में ये चक्र हमेशा चलता रहता है। इसी सब को मिलाकर हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। आगे के क्लास में भी पूछा जाता है नाइट्रोजन साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से नाइट्रोजन किस चीज़ से किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है, फिर वापस वायुमंडल में कैसे जाता है, इसमें जो जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम हमने बताया अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, यही सब प्रोसेस के द्वारा ये सभी क्रियाएं होती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर जो 2 नंबर चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड एंड फो, ये इसमें समाप्त हुआ। इसमें जो ये असाइनमेंट दी जाएगी आपको, और सारे असाइनमेंट हम चेक करेंगे स्कूल खोलने के बाद। बच्चों याद रखना, तैयार होकर के आना अपना अपना असाइनमेंट।